नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अरावली पाठशाला पर, जहाँ मैं गणेश सोलंकी आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 10th की मैथ। अपनी पिछली क्लास के अंदर हमने चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण स्टार्ट कर लिया था। उसके जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट थे वो सारे हमने पढ़ लिए थे। प्रश्नावली 4.1 से संबंधित अपने जो उदाहरण थे वो भी हमने कर लिए थे। आज की इस क्लास के अंदर हम जो प्रश्नावली 4.1 है वो पढ़ने वाले हैं। आज हम उसके सारे के सारे सवाल हल करेंगे, तो क्लास के एंड तक आपको इसके साथ जुड़े रहना है ताकि आप उन सभी सवालों को अच्छे से समझें और एग्जाम में उनको आसानी से कर सके। अगर आप हमारे चैनल अरावली पाठशाला पर अभी तक नए हैं, आपने हमारे चैनल अरावली पाठशाला को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो तुरंत जाकर उसको सब्सक्राइब करना है। हमारे वीडियोस को अधिक से अधिक लाइक जरूर कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो इससे बढ़े और हम क्लास को और भी बेहतरीन तरीके से आपके सामने प्रस्तुत कर सके और आपके जो दोस्त वगैरह होंगे उन तक भी ये क्लास पहुँचेगी, तो हो सकता है वो भी इनका फ़ायदा उठाएं और वो भी अपने एग्जाम के अंदर अच्छा परफॉर्मेंस दे सके। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास, जिसके अंदर आज हम प्रश्नावली 4.1 पढ़ने वाले हैं। देखना इसके क्वेश्चन है अपने पास। इसके अंदर कहा गया है कि जांच करनी है कि जो इक्वेशन अपने पास दी गई है वो द्विघात समीकरण है या नहीं है। हमने कहा था कोई भी द्विघात समीकरण कब होता है, जब उसके अंदर जो चर राशि है उसकी जो अधिकतम घात होती है वो 2 होती है। अगर चर राशि की अधिकतम घात 2 है तो वो द्विघात समीकरण है। अगर 2 घात नहीं है, उससे कम है या ज्यादा है, तो वो द्विघात समीकरण नहीं है। यहाँ पर अगर कुछ फॉर्मूले वगैरह से अगर ये सॉल्व होता है तो इसको सॉल्व करने की कोशिश करती हैं। लास्ट में जाकर अपने पास जो चर राशि है, अगर x मौजूद है तो x, y है तो y, तो उसके जो मैक्सिमम पावर है वो कितनी आनी चाहिए? 2। उससे ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए, उससे कम भी नहीं होनी चाहिए। अगर 2 है तो द्विघात समीकरण है, उससे कम या ज्यादा है तो द्विघात समीकरण नहीं है। इसको जरा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। लिखा हुआ है अपने पास x + 1 का होल स्क्वायर और बराबर में दिया है 2x - 3। अगर इसको हम सॉल्व करें तो आगे हम देख सकते हैं कि a + b का होल स्क्वायर लिखा हुआ है और a + b का होल स्क्वायर हमको खोलना आता है। वो होता है a² + b² + 2ab। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ये हो जाएगा x² + b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1, और प्लस में 2ab मतलब 2 × x × 1। ये हो गया x का स्क्वायर, और आप इसको 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। और बराबर में 2 का अंदर मल्टीप्लाई कराए तो 2 का गुणा x के साथ हुआ तो 2x, माइनस का निशान था तो माइनस, और 2 का गुणा किसके साथ होगा? 3 के साथ, हो जाएगा 6। ये अपने पास आ गया x² + 1 और 2 × x × 1, ये हो जाएगा 2x। अब बराबर के इधर जो भी है उसको बराबर के दूसरी तरफ लेके जाना है। बराबर में हमें केवल 0 रखना है। तो 2x प्लस का था उधर जाएगा तो माइनस का, 6 माइनस का था बराबर के उधर जाएगा तो प्लस का। इधर कुछ भी नहीं बचा क्योंकि 2x था वो भी हम उधर लेके गए और माइनस का 6 था वो भी हम उधर लेके गए। इधर अपने पास क्या बचा? कुछ नहीं, मतलब 0। ये 2x माइनस का 2x प्लस का घट गया, 0 आ गया। यहाँ पर अपने पास क्या बचा है? x² + 1 और 6 जोड़ा तो कितना हो गया अपने पास? 7, बराबर में 0। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो चर राशि है वो x है और उसकी अधिकतम घात कितनी है? 2 है, यानी यह द्विघात समीकरण है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे यह द्विघात समीकरण है। अपने पास जो चर राशि है उसकी घात अगर 2 है तो द्विघात समीकरण है, अगर 2 से कम या ज्यादा है तो द्विघात समीकरण नहीं है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है x² - 2x = -2 × x - 3। लिखा हुआ है x² - 2x और बराबर में माइनस का 2 x - 3। इसको अगर सॉल्व करें आगे तो क्या हो जाएगा? x² - 2x, -2 के अगर अंदर मल्टीप्लाई कराए तो -2 और x का गुणा हुआ तो क्या हो जाएगा अपने पास? माइनस का 2x। अब -2 और -3 अगर इनका गुणा होगा, दोनों संख्या माइनस की है तो प्लस आ जाएगा, और 2 और 3 का गुणा हो गया तो 6। हमें बराबर की इधर 0 चाहिए, तो इधर जो भी मान है वो सारे के सारे हमें दूसरी तरफ लेके जाने हैं। तो ये अपने पास हो जाएगा x² - 2x, ये माइनस का 2x है उधर जाएगा तो प्लस का 2x, और ये प्लस का 6 है उधर जाएगा तो माइनस का 6, और बराबर में क्या आएगा? 0। ये 2x प्लस का, ये 2x माइनस का 0 हो जाएगा। जब दो मान बराबर होते हैं लेकिन चिन्ह विपरीत होते हैं तो उनको अगर ऐड करें या फिर घटाए तो कितना आता है अपने पास? 0 आता है।
क्या बचा अपने पास, एक्स स्क्वायर माइनस 6 बराबर 0। देखना यहां पर भी x की अधिकतम घात कितनी है, 2 है, यानी यह भी क्या है, द्विघात समीकरण। यह द्विघात समीकरण है, यह द्विघात समीकरण है। देखना ये सवाल नंबर 2 और ये सवाल नंबर 1, दोनों के अंदर x की घात 2 लिखी हुई है और यहां पर -6 है, यहां पर प्लस का 7 है और बराबर में क्या है, 0। देखना यहां पर x वाला कोई भी पद नहीं है, मतलब x की घात 1 वाला कोई भी पद मौजूद नहीं है। देखना अपने पास x की घात वाला कोई एक घात वाला कोई पद हो या ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता, अचर पद भी है या नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, केवल जो x की 2 घात वाला पद है वो होना चाहिए। अगर x की 2 घात मौजूद है और बराबर में 0 है तो वो द्विघात समीकरण है। x की घात 1 वाला पद या फिर अचर पद है या नहीं है उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, केवल अपने 2 घात वाला पद होना चाहिए। अगर यहां पर केवल लिखा होता कि एक्स स्क्वायर प्लस 7x बराबर 0 तो भी ये द्विघात समीकरण है। ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 7 बराबर 0 तो भी ये द्विघात समीकरण है। अगर यहाँ पर लिखा होता 7x प्लस 7 बराबर 0 तब ये द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि हमें x की अधिकतम घात कितनी चाहिए, 2। अगर केवल इतना भी लिखा हुआ है कि एक्स स्क्वायर बराबर 0 तो भी ये द्विघात समीकरण कहलाएगा, क्योंकि x वाला पद जरूरी नहीं है, अचर पद भी जरूरी नहीं है, लेकिन x की घात 2 वाला पद जरूरी है, तभी वो द्विघात समीकरण कहलाएगा। अगला इसका तीसरा सवाल है अपने पास, x माइनस 2 एक्स प्लस 1, x माइनस 2 एक्स प्लस 1 बराबर में लिखा हुआ है x प्लस 3 एक्स माइनस 1। इनका मल्टीप्लाई कराना है, पहले x का मल्टीप्लाई पूरे के साथ होगा, फिर -2 का मल्टीप्लाई पूरे के साथ। x का मल्टीप्लाई x के साथ हो गया तो अपने पास आ गया एक्स स्क्वायर, x का मल्टीप्लाई 1 के साथ आएगा अपने पास x, मतलब x का मल्टीप्लाई दोनों के साथ कर दिया तो आया एक्स स्क्वायर प्लस x। अब -2 का मल्टीप्लाई करते हैं, -2 और प्लस का x, एक माइनस का एक प्लस का, तो चिन्ह किसका आता है, माइनस का, तो माइनस आ जाएगा, 2 और x का गुणा हुआ तो 2x, -2 और प्लस 1, एक माइनस का एक प्लस का, तब चिन्ह किसका आता है, माइनस का, 2 और 1 का गुणा हुआ तो कितना आ गया, 2। मतलब x का मल्टीप्लाई कराया x प्लस 1 के साथ तो आया एक्स स्क्वायर प्लस x, और -2 का मल्टीप्लाई कराया तो आया -2x माइनस का 2। फिर है बराबर, इधर भी मल्टीप्लाई करा देते हैं, पहले x का मल्टीप्लाई कराया इसके साथ, तो x और x का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, x और -1 का मल्टीप्लाई, मतलब ये प्लस का है ये माइनस का है तो निशान किसका आएगा, माइनस का, x और 1 का मल्टीप्लाई हुआ तो x। अब प्लस 3 का मल्टीप्लाई कराते हैं, तो 3 और x का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 3x, और प्लस का 3 और माइनस का 1, एक प्लस का एक माइनस का निशान, माइनस का, 3 और 1 का मल्टीप्लाई कराया तो आया 3। इस पूरे को बराबर के उधर लेके जाए तो अपने पास क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2x माइनस 2। आप चाहे तो यहाँ से घटाकर भी लिख सकते हैं, और आप इसको एज इट इज फिलहाल रखना चाहते हैं तो ऐसे भी रख सकते हैं। इस पूरे को अगर उधर लेके जाए तो एक्स स्क्वायर प्लस का था, इधर जाते ही माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का x था उधर जाते ही प्लस का हो जाएगा, ये 3x प्लस का था उधर जाते ही माइनस का, और ये माइनस का 3 था उधर जाते ही प्लस का, और बराबर में 0। देखना एक्स स्क्वायर माइनस का है, एक्स स्क्वायर प्लस का है, ये अपने पास कट गया। अब देखना x वाले पद देखने हैं, x और x दोनों प्लस के हैं तो हो गया प्लस का 2x, माइनस का 2x और माइनस का 3x दोनों माइनस के हैं तो ये भी जुड़ जाएंगे, माइनस का 5x। अब संख्या देख लेते हैं, प्लस का 3 माइनस का 2, एक प्लस का एक माइनस का, तो बड़ी संख्या का चिन्ह लिखते हैं, बड़ी संख्या का चिन्ह क्या है, प्लस है तो प्लस आ जाएगा, और हमेशा बड़े में से छोटा घटा देते हैं, तो 3 में से 2 गया तो कितना बचा, 1, और बराबर में कितना आ गया, 0। 2x प्लस का 5x माइनस का, बड़ी संख्या माइनस की है तो यहाँ पर आ जाएगा अपने पास माइनस का 3x प्लस 1 बराबर 0। देखना यहाँ पर x की घात 2 वाला कोई पद मौजूद ही नहीं है, जब x की घात 2 वाला कोई पद नहीं है तब ये द्विघात समीकरण नहीं होगा, क्योंकि द्विघात समीकरण कब होता है, जब x की घात 2 मौजूद होती है। अगर x की घात 2 मौजूद नहीं है तो वो द्विघात समीकरण नहीं है, तो यहाँ पर लिखेंगे यह द्विघात समीकरण नहीं है। अगला है अपने पास x माइनस 3 2x प्लस 1,
x माइनस 3, 2x प्लस 1 और बराबर में है अपने पास x प्लस 5। मल्टीप्लाई कराएं, पहले x का मल्टीप्लाई कराते हैं, तो x और 2x का गुणा होगा तो 2x स्क्वायर, फिर x और प्लस 1 का मल्टीप्लाई होगा तो होगा प्लस का x। अब माइनस 3 का मल्टीप्लाई कराते हैं, ये माइनस का ये प्लस का, जो विपरीत चिन्ह है तो माइनस, 3 और 2x का गुणा होगा तो 3 दूनी 6 और पीछे x। माइनस 3 और प्लस 1 का गुणा, विपरीत चिन्ह माइनस आ जाएगा, 3 और 1 का मल्टीप्लाई किया तो आ गया अपने पास 3 बराबर। x का मल्टीप्लाई कराते हैं इधर भी, तो x और x का मल्टीप्लाई कराएंगे तो x स्क्वायर, x और 5 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 5x। इसको बराबर के उधर लेके जाए तो इसके चिन्ह बदल जाएंगे, ये हो गया अपने पास 2x स्क्वायर प्लस, अब चाहे तो आप x और माइनस 6x इसको सॉल्व कर सकते हैं। दोनों में से बड़ा कौन है? दोनों में से जो बड़ा है वो माइनस वाला पद है, माइनस का 6x बड़ा है तो इसका निशान लिखेंगे, क्या आ जाएगा माइनस, और हमेशा बड़े में से छोटा घटाते हैं, तो 6x में से x जाएगा तो कितना आएगा 5x, और ये है माइनस का 3। ये बराबर की इधर आएगा तो निशान बदल जाएंगे, ये x स्क्वायर प्लस का था माइनस का हो जाएगा, और 5x भी प्लस था इधर आ गया तो माइनस का, बराबर 0। ये लिखा हुआ है 2x स्क्वायर, ये लिखा हुआ है x स्क्वायर, दोनों x स्क्वायर वाले पद हैं। अब दोनों में से बड़ा कौन है? दोनों में से बड़ा ये है, तो इसका चिन्ह लिखेंगे, इसका चिन्ह क्या है प्लस, तो प्लस आएगा, और बड़े में से ही छोटा घटाते हैं, तो 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ पर x स्क्वायर, ये माइनस 5x, ये माइनस 5x, दोनों के सेम निशान, तब क्या करना है माइनस का निशान लगाना है और दोनों को जोड़ देना है, तो 5x और 5x 10x, और ये माइनस का 3 बराबर में 0। यहाँ पर जो x की अधिकतम घात है वो कितनी आ रही है? 2 आ रही है, यानी यह द्विघात समीकरण है। मतलब यहाँ पर आपको थोड़ी बहुत कैलकुलेशन आनी चाहिए, और कैलकुलेशन करने के बाद में आपको केवल ये ध्यान रखना है कि जो x की अधिकतम घात है वो 2 आनी चाहिए, 2 से कम भी नहीं होनी चाहिए, 2 से ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए। अगर 2 घात है तो वो द्विघात समीकरण है, उससे कम या ज्यादा है तो वो द्विघात समीकरण नहीं है। इसका क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। लिखा हुआ है 2x माइनस 1 x माइनस 3, और बराबर में लिखा हुआ है x प्लस 1 x माइनस 1, 2x माइनस 1 मल्टीप्लाई में x माइनस 3, इधर लिखा हुआ है x प्लस 5 और मल्टीप्लाई में x माइनस 1। अब 2x का मल्टीप्लाई पहले अंदर कराएं, तो 2x और x का मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा 2x स्क्वायर, और 2x और माइनस 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो चिन्ह आ जाएगा माइनस का, 2x और 3 का मल्टीप्लाई तो 3 दूनी 6, और पीछे क्या आ जाएगा x। अब माइनस 1 का मल्टीप्लाई करना है, अब माइनस और प्लस वाला चिन्ह किसका आ जाएगा माइनस का, और 1 और x का गुणा हुआ तो x। अब माइनस 1 का मल्टीप्लाई माइनस 3 के साथ, ये भी माइनस का ये भी माइनस का, मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का, तो 1 और 3 का मल्टीप्लाई किया तो आ गया अपने पास 3, इक्वल में x का मल्टीप्लाई पूरे के साथ करना है, तो x और x का मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर, x का मल्टीप्लाई माइनस 1 के साथ, ये प्लस का ये माइनस का, निशान आ जाएगा माइनस का, और x और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा x। अब प्लस 5 का मल्टीप्लाई कराते हैं, तो 5 इंटू एक्स ये आएगा 5x, और 5 इंटू माइनस 1 ये आएगा माइनस का 5। ये अपने पास कितना है 2x स्क्वायर, माइनस का 6x माइनस का x, दोनों का चिन्ह समान है और दोनों x के ही पद हैं, तब क्या करना है दोनों को जोड़ देना है, और निशान किसका आ जाएगा माइनस का, तो 6x और x जोड़ा तो आ गया 7x, और प्लस का 3 बराबर, इधर अपने पास कितना बचा x स्क्वायर। अब दोनों x वाले पद हैं लेकिन एक प्लस का है एक माइनस का है, तो बड़े वाले पद का चिन्ह लेना है, बड़ा पद है 5x और इसका चिन्ह क्या है प्लस, और हमेशा बड़े में से छोटा घटा देते हैं, तो 5x में से x जाएगा तो 4x और माइनस का 5, बराबर के उधर जाएंगे तो सभी के निशान बदल जाएंगे, प्लस वाला माइनस में माइनस वाला प्लस में, तो ये आया 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3, उधर जाएगा तो x स्क्वायर माइनस का हो जाएगा, 4x है प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का, और 5 माइनस का है उधर जाएगा तो प्लस का, बराबर में 0।
देखना दोनों एक्स स्क्वायर वाले पद हैं, लेकिन ये प्लस का है, ये माइनस का है, विपरीत चिन्ह है, तब क्या करना है, बड़े वाले जो पद है उसका चिन्ह लिखना है। तो 2x² का चिन्ह प्लस का है और हमेशा बड़े में से छोटा घटाते हैं, तो 2x² माइनस x², ये आ गया x²। फिर x वाले पद देखते हैं, ये 7x और ये 4x, दोनों के निशान बराबर हैं, तो जो बराबर निशान है वही लिखना है और दोनों को जोड़ के लिखना है। तो 7 और 4 11x, प्लस का 3 प्लस का 5 जोड़ा तो कितना आ गया, प्लस का 8 और बराबर में 0। यहाँ पर देखते हैं कि जो x की अधिकतम घात है वो कितनी आ रही है, 2 आ रही है, मतलब यह अपने पास द्विघात समीकरण होगा। लिखेंगे यह द्विघात समीकरण है। हमें केवल x की घात देखनी है, अगर अधिकतम घात 2 आ रही है तब हम कहेंगे वह द्विघात समीकरण है, अगर 2 घात नहीं है तो वह द्विघात समीकरण नहीं है। अगला है अपने पास x² प्लस 3x प्लस 1, x² प्लस 3x प्लस 1 और बराबर में लिखा है x माइनस 2 का होल स्क्वायर। इसको तो आगे और हल करने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन इसको हम a माइनस बी के होल स्क्वायर से खोल सकते हैं। यहाँ पर a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, फिर b का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर और माइनस 2ab, 2 a की जगह x और b की जगह 2, तो ये अपने हो गया x² प्लस 3x प्लस 1 x² और 2 का स्क्वायर कितना आ गया अपने पास 4 और माइनस 2 दूनी 4 और ये x, उधर जाएंगे तो सारे के सारे निशान बदल जाएंगे, हो गया x² प्लस 3x प्लस 1, x² प्लस का था उधर गया तो माइनस का, प्लस का 4 था उधर गया तो माइनस का 4 और 4x माइनस का था इधर गया तो प्लस का, इधर क्या बच जाएगा अपने पास 0, x² प्लस का x² माइनस का कट गया, 3x और 4x दोनों प्लस के हैं तो हो गया 7x, 1 और माइनस 4 दोनों में बड़ा कौन है, माइनस वाला पद है, तो माइनस का निशान, और 4 में से 1 गया तो कितना बचा अपने पास 3 बराबर 0। यहाँ पर अगर हम x की घात देखें तो कितनी आ रही है, 1 आ रही है। यहाँ पर x की घात 2 वाला कोई भी पद मौजूद नहीं है, मतलब ये अपने पास द्विघात समीकरण नहीं है, ये अपने पास रेखिक समीकरण है, द्विघात समीकरण नहीं है। अगर 2 घात आती तो द्विघात समीकरण होता, अब 2 घात नहीं आ रही तो इसको हम द्विघात समीकरण नहीं कहेंगे। अगला है अपने पास x प्लस 2 की घात 3 और बराबर में दिया हुआ है 2x x² माइनस 1। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि 3 घात है, तो कई मन में ऐसा अपने आप विचार आ जाता है कि ये 3 घात वाला पद है, यानी इसकी तो ये तो त्रिघात होगा, द्विघात तो नहीं होगा। तब हम ऐसा सोचेंगे कि ये त्रिघात वाला पद है, इसको आगे हल करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ध्यान रखना है कि अगर 3 घात लिखी हुई है इसका मतलब ये जरूरी नहीं कि ये त्रिघात बहुपद है या फिर त्रिघात समीकरण है। हो सकता है इसको हल करेंगे तो 3 घात वाला जो पद है वो हो सकता है कि कट जाए और केवल 2 घात वाला ही पद पीछे बचे। तो कभी भी 3 घात देकर अपने आप उसको डायरेक्ट त्रिघात समीकरण नहीं मानना है, उसको एक बार सॉल्व करके जरूर देखना है। हो सकता है कि जो 3 घात वाला पद है वो कैंसिल आउट हो जाए और अपने पास 2 घात वाला पद बचे और वो द्विघात समीकरण बन जाए। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है अपने पास x प्लस 2 की पावर 3 और बराबर में है अपने पास 2x x² माइनस 1। इसको a प्लस बी की घात 3 वाले पद से खोल सकते हैं। फॉर्मूला पता होना चाहिए हमें कि a प्लस बी की पावर 3, ये अपने पास होता है a³ प्लस b³ प्लस 3a² प्लस 3ab², ये अपने पास फॉर्मूला होता है। तो a की जगह क्या लिखा हुआ है अपने पास x और b की जगह कितना लिखा हुआ है 2, तो लिखना है a³ मतलब x की पावर 3, फिर लिखना है b³ मतलब 2 की पावर 3, फिर लिखना है 3a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर और पीछे क्या लिखना है b मतलब 2 प्लस 3ab², तो a की जगह क्या लिखना है x और b का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर बराबर 2x का मल्टीप्लाई कराना अंदर, तो 2x और x² का मल्टीप्लाई कराएंगे तो x की घात 2 तो ये, x की घात 1 ये,
जब आधार समान होता है तो घातें जुड़ जाती है, तो 2 और 1 घात कितनी हो जाएगी 3, और आगे गुणा क्या है 2, तो हो जाएगा 2x³। फिर माइनस का निशान है तो माइनस, और 2x और 1 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो हो जाएगा अपने पास 2x। ये अपने पास हो गया x³ प्लस 2³ मतलब 8, और ये 3 और 2 का मल्टीप्लाई किया तो अपने पास आ गया 6, और ये x² प्लस 2 का स्क्वायर 4, 4 का गुणा 3 के साथ करेंगे तो 12, और पीछे क्या लगाना है x बराबर, इधर कितना है 2x³ माइनस 2x। अगर इसको बराबर के इधर लेके आए तो 2x³ प्लस का है इधर आएगा तो माइनस का, और 2x माइनस का इधर आएगा तो प्लस का, तो ये हो जाएगा माइनस का 2x³ और प्लस का 2x, और बराबर में कितना आ जाएगा 0। तो यहाँ से x³ वाले पद देखते हैं, ये भी x³ वाला पद, ये भी x³ वाला पद, दोनों के चिन्ह कैसे हैं विपरीत हैं। तो जो बड़ा वाला पद है उसका चिन्ह लिखना है। बड़ा पद क्या है यहाँ पर अपने पास माइनस का 2x³, तो इसका चिन्ह क्या आ गया अपने पास माइनस, और हमेशा बड़े में से छोटा घटाते हैं, तो 2x³ में से एक x³ घटाएंगे तो कितना आएगा अपने पास x³। अब 2 घात वाले पद देखते हैं, 2 घात वाला केवल एक ही पद है तो लिख दिया 6x²। फिर x वाला पद देखते हैं 12x और 2x, ये हो गया अपने पास 14x, और प्लस का क्या आ गया अपने पास बराबर 0। देखना यहाँ पर जो x है उसकी अधिकतम घात कितनी आ रही है 3 आ रही है, मतलब ये द्विघात समीकरण नहीं है, ये क्या है त्रिघात समीकरण। तब यहाँ पर लिखेंगे, आप चाहे तो इनके कारण भी लिख सकते हैं कि x की अधिकतम घात 2 है 3 है 1 है, उसके आधार पर हम कारण भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे यह द्विघात समीकरण नहीं है, जो द्विघात समीकरण नहीं है ये क्या है त्रिघात समीकरण। अगला क्वेश्चन है x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1, x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1, और बराबर में लिखा है x माइनस 2⁻3। देखना ये तो पहले से सॉल्व किया हुआ है, इसको तो आगे सॉल्व करने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये a माइनस बी का होल क्यूब लिखा हुआ है तो उसका फॉर्मूला हमको आना चाहिए कि a माइनस बी की पावर 3, इसको हम लिखते हैं a³ माइनस b³ माइनस 3a²b प्लस 3ab², ये होता है अपने पास a माइनस बी का होल क्यूब। तो a की जगह अपने पास क्या लिखा हुआ है x, और b की जगह क्या लिखा हुआ है 2, ये तो सेम ऐसा कैसा ही रहेगा x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 बराबर, इसको a माइनस बी के होल क्यूब की सहायता से खोलते हैं, तो a का क्यूब मतलब x का क्यूब, फिर लिखा हुआ है माइनस b का क्यूब, माइनस है तो माइनस b का क्यूब, और b की जगह कितना लिखा हुआ है 2, हो गया 2 का क्यूब माइनस 3 a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, और पीछे है b, और b की जगह कितना लिखा हुआ है 2, फिर प्लस का निशान 3ab², तो 3 a की जगह कितना लिखा हुआ है x, और b का स्क्वायर, b की जगह कितना लिखा हुआ है 2, 2 का स्क्वायर, ये अपने पास आ गया x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 बराबर, ये x की घात 3, x³ माइनस 2 की घात 3 8 होता है, और 3 दूनी 6, ये माइनस का 6, और x की घात 2 6x² प्लस 2 की घात 2 मतलब 4, 4 का गुना 3 के साथ 12, और ये पीछे क्या आ गया x। अब ये बराबर के अगर इधर आएंगे तो सबके चिन्ह क्या हो जाएंगे बदल जाएंगे, ये कितना है अपने पास x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1, इधर आएगा x³ तो माइनस का, माइनस 8 इधर आएगा तो प्लस का, 6x² उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और 12x उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। देखना x³ माइनस का x³ प्लस का,
मतलब 3 घात वाला पद तो यहाँ से कट गया। अब 2 घात वाले पद देखने हैं कि ये 4x² माइनस का है और ये 6x² प्लस का है। दोनों x² वाले पद हैं, तो दोनों में से बड़ा है 6x² और उसका चिन्ह है प्लस, तो वैल्यू प्लस में आएगी। और बड़े में से छोटा घटाते हैं, तो 6x² में से 4x² गया तो 2x²। अब x वाले पद देखते हैं, ये भी x वाला पद, ये भी x वाला पद, दोनों के चिन्ह समान है, तो जो समान चिन्ह है वही लिख देना है और दोनों को जोड़ना है। x और 12x जोड़ा तो कितना आ गया 13x, और 1 और +8 ये हो गया प्लस का 9 बराबर में 0। यहाँ पर जो x है उसकी अधिकतम घात कितनी आ रही है, 2 आ रही है, बताइए द्विघात समीकरण है। देखना 3 घात से ये नहीं समझना है कि त्रिघात ही आएगा, क्योंकि हो सकता है कि जो 3 घात वाला पद है वो यहाँ से कट जाए, क्योंकि 3 घात वाला पद जैसे हमने इसको हल किया तो कट गया, केवल 2 घात वाला ही पद बचा, तब ये अपने पास द्विघात समीकरण हो जाएगा। यह द्विघात समीकरण है। तो इस प्रकार से आप किसी भी प्रकार का जो सवाल है उसको अगर थोड़ा मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे तो आपको वो द्विघात समीकरण है या नहीं इस बात की जानकारी प्राप्त हो जाएगी। उसके लिए आपको थोड़े बहुत कैलकुलेशन आने चाहिए और नॉर्मल से फॉर्मूले पता होने चाहिए। एक तो मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए, एडिशन आना चाहिए, सब्सट्रैक्शन आना चाहिए। ये नॉर्मल से जो मैथमेटिक्स हम यूज करते हैं उसी की सहायता से हल होते हैं। a+b का होल स्क्वायर आना चाहिए, a-b का होल स्क्वायर आना चाहिए, a+b का होल क्यूब आना चाहिए और a-b का होल क्यूब आना चाहिए। अगर ये नॉर्मल से आपके फॉर्मूलों की जानकारी है तो आप ऐसे सवालों को आसानी से कर सकते हैं। हमारे ख्याल से ये इतना कोई डिफिकल्ट है नहीं, बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है। आप अगर गणित थोड़ी बहुत भी सॉल्व कर सकते हैं तो इन सवालों को आसानी से कर सकते हैं। अगला है अपने पास लैंग्वेज वाले सवाल। अब ये सवाल अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो यही है कि आप लैंग्वेज वाले सवालों को किस प्रकार से मैथमेटिकल रूप में चेंज करते हैं, कि उसका गणितीय रूप किस प्रकार से लिखते हैं, उसके बाद में उसको हल करने की बात है। क्योंकि अगर हो सकता है कि अगर भाषा वाले सवाल जो लैंग्वेज वाले सवाल हैं उनका अगर हम गणितीय रूप ही सही नहीं बनाएंगे तो आगे सवाल होने की तो कोई संभावना ही नहीं है। अगर हम उसको मैथमेटिकली सही प्रकार से लिख ही नहीं सकते तब क्या वो सवाल अपने लिए हल होगा, तब वो अपने से सवाल कभी भी हल होने वाला नहीं है। तो अपने को सबसे पहले तो यही सीखना है कि जो मैथमेटिकली रूप लिखा जाता है वो कैसे लिखते हैं, कि जो लैंग्वेज वाले सवाल हैं उसकी जो मैथमेटिकल फॉर्म होती है वो हम किस प्रकार से लिखते हैं। उसके लिए हमें सवाल को अच्छे से पढ़ना है, वहाँ पर किस प्रकार से उसको लैंग्वेज से मैथमेटिकल रूप में चेंज करते हैं वो सीखना है। जैसे अपने पास सवाल लिखा हुआ है कि एक आयताकार भूखंड है, उसका क्षेत्रफल है 528 मीटर स्क्वायर। अब आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कहाँ है, मतलब आयत का क्षेत्रफल है, तो आयत का क्षेत्रफल हम लिखते हैं लंबाई इंटू चौड़ाई। अगर हमें लंबाई पता है, चौड़ाई पता है, दोनों का गुणा कर देंगे और बराबर में कितना लिख देंगे 528। अब लंबाई या चौड़ाई हमें कैसे दी हुई है, कहा गया है कि जो क्षेत्र की लंबाई है वो चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, कि जो लंबाई है वो क्या है, चौड़ाई के दुगने से एक अधिक, कि चौड़ाई होगी कुछ ना कुछ उसका डबल कर दे, उसके अंदर एक जोड़ दे तो अपने पास क्या आ जाएगी लंबाई। मतलब लंबाई और चौड़ाई आपस में जुड़ी हुई है, दोनों एक ही पद के अंदर निकलेंगे। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, हमें लंबाई और चौड़ाई ज्ञात नहीं करनी है, हमें केवल उसका गणितीय रूप लिखना है। उसके बाद में इस सवाल को अगर आगे हमें कहीं पर आवश्यकता पड़ी तो इसको आगे गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड विधि या द्विघात सूत्र, जिसे हम श्रीधर आचार्य सूत्र कहते हैं, उनकी सहायता से हल भी कर लेंगे। लेकिन फिलहाल हमें इनका केवल गणितीय रूप लिखने को कहा है तो हम इनको गणितीय रूप के अंदर लिखेंगे। भूखंड का क्षेत्रफल 528 दिया हुआ है और लंबाई और चौड़ाई के बीच में संबंध दिया गया है कि लंबाई है वो चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। मतलब पहले हमको चौड़ाई पता होनी चाहिए तब जाकर हम उसकी लंबाई लिख पाएंगे। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि माना आयताकार भूखंड, माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई, क्योंकि जो लंबाई का मान है वो चौड़ाई के संबंध द्वारा ही पता चलेगा। तो पहले हम अपने को चौड़ाई पता होनी चाहिए तभी हम वहां से लंबाई लिख सकते हैं। तो माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई कितनी है, x है, तब लंबाई कितनी आ जाएगी, पहले चौड़ाई पता होगी तभी तो लंबाई लिखेंगे, क्योंकि लंबाई कहा गया है चौड़ाई के दुगने से एक अधिक, तो चौड़ाई का दुगुना कर दे तो x का डबल 2x, और उससे कितना अधिक है, एक अधिक है, तो अधिक के लिए हम प्लस करते हैं। तो चौड़ाई अगर x है तो लंबाई कितनी हो जाएगी 2x + 1, और आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना दिया है, आयताकार
भूखंड का क्षेत्रफल वो दिया हुआ है अपने पास 528 मीटर स्क्वायर। अब आयताकार भूखंड है मतलब आयत है, तो आयत का क्षेत्रफल हम क्या लिखते हैं, लंबाई इंटू चौड़ाई, तो लंबाई इंटू चौड़ाई बराबर कितना लिखेंगे 528। लंबाई है अपने पास 2x + 1 और चौड़ाई कितनी है x, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आना चाहिए 528। x का मल्टीप्लाई कराते हैं तो x और 2x का मल्टीप्लाई होगा तो 2x स्क्वायर, x और 1 का मल्टीप्लाई x, और बराबर में कितना है 528। बराबर की इधर प्लस का है, उधर जाते ही माइनस का हो जाएगा, तब अपने पास आ गया 2x² + x - 528 बराबर में 0। ये अपने पास इसका गणितीय रूप आ गया। अगर आगे इसको और सॉल्व करने को बोला जाता है तो इसको हम अभाज्य गुणनखंड विधि या द्विघात सूत्र, जो विधि अपने को कंफर्टेबल लगे उसकी सहायता से इसको हल कर सकते हैं। फिलहाल हमें इनका गणितीय रूप लिखने को कहा था तो हमने इसका गणितीय रूप लिख दिया। क्या है अपने पास 2x² + x - 528 बराबर में 0। किस प्रकार से हल करना है, क्षेत्रफल दिया है और वो क्षेत्रफल किसका है, वो आयत का है। तो आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। अपने को लंबाई पता होनी चाहिए, चौड़ाई पता होनी चाहिए, और लंबाई और चौड़ाई में संबंध दिया है कि जो लंबाई है वो चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। तो पहले अपने को चौड़ाई कुछ माननी पड़ेगी, तो चौड़ाई का फिर हम दुगना करेंगे और एक ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगी लंबाई। चौड़ाई हमने मानी है x, तो लंबाई उसके दुगने से एक अधिक कर देनी है, तो x का डबल करके एक ऐड कर दिया तो अपने पास लंबाई आ गई, और दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे तो उसका क्षेत्रफल आ जाएगा। तो लंबाई और चौड़ाई का हमने क्या कर दिया गुणा, और क्षेत्रफल सवाल में कितना दिया है 528, मतलब इक्वल में कितना रखना है 528। तो ये अपने पास आ गया द्विघात समीकरण। इसको आप अभाज्य गुणनखंड विधि या द्विघात सूत्र, जिसे हम श्रीधर आचार्य सूत्र कहते हैं, दोनों में से किसी भी एक मेथड द्वारा हल कर सकते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो लिखा हुआ है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल है वो 306 है। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक कहाँ है, मतलब पहले अपने पूर्णांक चाहिए, और पूर्णांक भी कैसे चाहिए धनात्मक। अब पूर्णांक होता है पूरे पूरे अंक, अब पूरे पूरे अंक मतलब 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, कोई भी संख्या होगी, और वो कैसे होनी चाहिए धनात्मक होनी चाहिए, मतलब प्लस वाली। अब दोनों क्रमागत बोला है, मतलब जो पहली संख्या लोगे उसके बाद में ही दूसरी संख्या आएगी। जैसे मैंने एक संख्या 1 ली है तो उसके बाद में अगला जो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक होगा वो क्या होगा 2। अगर मैंने 5 लिया है तो अगला जो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक होगा वो कितना होगा 6। मतलब 5 से 6 कब आएगा, और क्रमागत का बोला है मतलब उसके आगे वाला ही लिखना है। तो कब भी हमें अगर कोई पूर्णांक निकालना है अगला वाला, तब हम क्या करते हैं उसके अंदर प्लस के अंदर केवल 1 करना है, प्लस का 1। अगर एक धनात्मक पूर्णांक 10 है तो अगला क्या होगा 11, एक 5 है तो दूसरा 6, एक 9 है तो उसके अगले वाला कितना होगा 10। मतलब कैसे निकलेगी, एक एक ऐड करने पर आए। तो अगर मैं किसी एक धनात्मक पूर्णांक को कहूँ कि वो x है तो उसके अगले वाला धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा x + 1। तो एक धनात्मक पूर्णांक को हम x एज्यूम करेंगे तो दूसरा क्या आएगा अपने पास x + 1, और कहा है कि उनका अगर हम मल्टीप्लाई कराते हैं तो कितना आता है 306। मतलब x और x + 1 का अगर मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आना चाहिए 306। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं माना प्रथम धनात्मक पूर्णांक, माना प्रथम धनात्मक पूर्णांक वो है अपने पास x, तब द्वितीय या दूसरा, अब द्वितीय धनात्मक पूर्णांक कितना हो जाएगा वो हो जाएगा अपने पास x + 1, और दोनों का गुणनफल कितना है 306। मतलब दोनों का मल्टीप्लाई कराना है, और मल्टीप्लाई कराने पर जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 306। यहाँ पर लिखा है x और x + 1, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पर आप लिख सकते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्न के अंदर कहा गया है कि दोनों का मल्टीप्लाई कराओ, यानी x और x + 1 का मल्टीप्लाई कराओ, कितना आना चाहिए 306। तो x और x का मल्टीप्लाई किया तो x², x और 1 का मल्टीप्लाई किया तो x, और बराबर में 306। इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा,
हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 बराबर 0। ये अपने पास आ गया द्विघात समीकरण। इसको आप अभाज्य गुणनखंड विधि या द्विघात सूत्र जो आपको अच्छे से आता है उसकी सहायता से हल कर सकते हैं। हमें केवल इनका गणितीय रूप लिखना था, तो हमने गणितीय रूप लिखा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 बराबर 0। किस प्रकार से हल करना है कि धनात्मक पूर्णांक की बात की गई है, तो जो भी धनात्मक पूर्णांक होगा उसके बाद में उसका नेक्स्ट वाला पूछा है तो उसके अंदर एक ऐड कर देंगे। अगर एक 50 है तो दूसरा क्या होगा 51, 100 है तो अगला क्या होगा 101। कैसे निकाला, एक ऐड किया, तो हमने कहा कि एक धनात्मक पूर्णांक x है तो उसके बाद में अगला क्या होगा x प्लस 1, और दोनों का मल्टीप्लाई कराया था तो कितना आता है 306। तो x और x प्लस 1 का मल्टीप्लाई कराया तो 306। अपने पास द्विघात समीकरण आया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 बराबर 0। अगला क्वेश्चन, कहा गया रोहन की मां उसे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। फिलहाल हमें वर्तमान आयु ज्ञात करने की आवश्यकता नहीं है, हमें केवल इनका गणितीय रूप लिखना है। कहा गया है कि रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है, मतलब रोहन की जो उम्र होगी उसके अंदर अगर 26 और ऐड कर दे तो किसकी उम्र आ जाएगी, उसकी मां की। तो मतलब पहले हमें रोहन की आयु कुछ माननी पड़ेगी, फिर उसके अंदर 26 जोड़ेंगे तो उसकी मां की आयु आ जाएगी। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं माना रोहन की आयु। हमें रोहन की आयु के बारे में कोई जानकारी नहीं है तो हमने वो लिखा x वर्ष। तब उसकी माँ की आयु कितनी होगी, तो रोहन की माँ है वो उससे 26 साल बड़ी है। अब बड़ी है मतलब उससे 26 साल ज़्यादा है, तो x के अंदर क्या करना पड़ेगा 26 ऐड करना पड़ेगा। तब रोहन की माँ की आयु क्या करना पड़ेगा 26 ऐड करेंगे तो होगा x प्लस 26 वर्ष। अब कहा गया उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। ये तो इनकी वर्तमान आयु है, तो वर्तमान आयु के 3 साल बाद की बात कही है कि 3 साल बाद अगर उनकी आयु का गुणनफल देखे तो कितना हो जाएगा वो 360। तो इसके 3 साल बाद में तो यहां पर हम लिख सकते हैं 3 वर्ष पश्चात, 3 साल बाद में। 3 साल पश्चात देखते हैं तो रोहन की आयु कितनी हो जाएगी, 3 साल जैसे ही गुजरेंगे तो रोहन की आयु भी 3 साल बढ़ जाएगी। तो अभी x वर्ष है, 3 साल बाद में कितनी हो जाएगी x प्लस 3। 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु कितनी हो जाएगी, अगर 2 साल बाद में कहते तो 2 ऐड कर देते, 5 साल बाद में बोला होता तो 5 ऐड करते। अब 3 साल बाद में बोला है तो कितना ऐड करना पड़ेगा 3, तो x प्लस 3 वर्ष। और रोहन की माँ की आयु वो भी 3 साल बढ़ जाएगी। रोहन की माँ की आयु अभी x प्लस 26 वर्ष है, 3 साल बाद में बात करें तो 3 और ऐड हो जाएगा, तो क्या होगा 26 के अंदर और 3 ऐड कर दिया तो कितना होगा x प्लस 29। ये 3 साल बाद में उनकी आयु है रोहन की और उसकी माँ की, और इनका गुणनफल कितना दिया हुआ है 360। यानी यहाँ पर लिख सकते हैं प्रश्नानुसार कि इनकी 3 साल बाद में जो आयु है उनका अगर गुणनफल करें तो अपने पास कितना आता है 360। यानी x प्लस 3 और x प्लस 29 ये कितना आता है 360। तो x और x का मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया एक्स स्क्वायर, x और 29 का मल्टीप्लाई किया तो 29x, मतलब x का दोनों के साथ में मल्टीप्लाई करके लिख दिया। फिर 3 का मल्टीप्लाई करना है तो 3 और x का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x, और 3 और 29 का मल्टीप्लाई किया तो 87 बराबर में 360। ये अपने पास कितना आया एक्स स्क्वायर 29x और 3x जोड़ा तो 32x और प्लस का 87, 360 प्लस का था इधर आ गया तो माइनस का, बराबर में क्या हो गया 0। तो ये कहलाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 32x, दोनों वैल्यू एक प्लस की एक माइनस की तो बड़ी वैल्यू का चिन्ह माइनस, 360 में से 87 जाएगा, अपने पास बचा 273 बराबर 0। यह आ गया अपने पास द्विघात समीकरण, इसको अभाज्य गुणनखंड विधि
या द्विघात सूत्र की सहायता से आप हल कर सकते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, केवल समझने की आवश्यकता है कि जो रोहन की आयु है उसको हम कुछ मान सकते हैं और उसकी माँ की आयु वो उससे 26 साल बड़ी करनी है। मतलब रोहन की आयु के अंदर कितना ऐड करना है, 26 करना है। अब 3 साल बाद में कहा है तो दोनों की आयु के अंदर 3 ऐड कर देना है। तो रोहन की आयु अगर x मानी थी तो 3 साल बाद में कितनी हो जाएगी, x + 3। तो उसकी माँ की आयु x + 26 अभी है, तो 3 साल बाद में कितनी हो जाएगी, x + 29। और दोनों का मल्टीप्लाई कराते हैं तो कितना आता है, 360। हमने दोनों का मल्टीप्लाई किया, इक्वल में कितना रखा, 360। आगे और थोड़ी कैलकुलेशन की तो अपने पास आ गया x² + 32x - 273 बराबर 0। ये इसका आ गया द्विघात समीकरण वाला रूप। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट सवाल है ये अपने लिए। कहा गया एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर 480 किलोमीटर 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, यानी उसकी स्पीड में कभी कमी या बढ़ोतरी नहीं होती है, लगभग फिक्स मान लेते हैं। कितनी है, 480। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति आवर कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। देखना, कहा गया रेलगाड़ी से हमें एक दूरी तय करनी है, वो फिक्स दूरी है 480 किलोमीटर। अब 480 किलोमीटर अगर हम किसी दूरी से, किसी चाल से तय करते हैं तो अपने को कुछ ना कुछ समय तो लगेगा ही। ऐसा तो नहीं कि अभी बैठे और अभी कभी पहुंच गए, कुछ टाइम तो लगेगा। हो सकता है 4 घंटे लगे, 5 घंटे लगे, 10 घंटे लगे, कुछ भी टाइम लग सकता है। अब कहा है कि अपनी जो स्पीड है उसको अगर हम कम करते हैं, स्पीड पहले हो सकता है हम 100 किलोमीटर की स्पीड से जा रहे थे, अभी हमने उसकी स्पीड कम कर दी, अब हमने कर दी उसकी 92। तो अब हमें टाइम ज़्यादा लगेगा या कम लगेगा, अब स्पीड कम हुई है मतलब टाइम क्या होगा, ज़्यादा लगेगा। अब थोड़ा लेट पहुँचेंगे। पहले जैसे स्पीड अपनी ज़्यादा थी तो जैसे 5 घंटे में पहुँच रहे थे, अब हमने उसकी स्पीड थोड़ी कम कर दी तो गाड़ी थोड़ी धीरे चल रही है, तो पहुँचने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, हम लेट हो जाएंगे। अब कितना लेट हो रहे हैं, वो लेट हो रहे हैं हम 3 घंटे। कि जैसे ही हम स्पीड को 8 किलोमीटर प्रति आवर की दर से कम करते हैं तो अपने पास जो टाइम है वो 3 घंटे ज़्यादा लग जाता है। मतलब हम कितने लेट हो रहे हैं, 3 घंटे लेट हो रहे हैं। क्यों, क्योंकि हमने स्पीड कम की है। तो हमें रेलगाड़ी की स्पीड ज्ञात करनी है, लेकिन स्पीड हमें ज्ञात करने की आवश्यकता नहीं है, हमें केवल इसका द्विघात समीकरण लिखना है। तो इस लैंग्वेज वाले सवाल से हम इसका मैथमेटिकल फॉर्म कैसे लिखेंगे, दूरी है अपने पास 480, कि चाहे पहले स्पीड की बात करें या बाद में स्पीड की बात करें, दूरी तो हमें 480 ही तय करनी है। तो हम कहते हैं कि जब हम पहले गाड़ी में बैठे थे तब उसकी चाल कितनी थी, x किलोमीटर प्रति आवर। कहा कि माना रेलगाड़ी की चाल, स्पीड की कोई जानकारी नहीं है, तो हमने कहा कि माना रेलगाड़ी की चाल वो है x किलोमीटर प्रति आवर। ये रेलगाड़ी की स्पीड है कि इसी स्पीड से चलना है। अब इस स्पीड से हमें दूरी तय करनी है 480 किलोमीटर, तो लिखेंगे x किलोमीटर प्रति आवर की चाल से x किलोमीटर प्रति आवर की चाल द्वारा 480 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय। वो कितना हो जाएगा अपने पास, फॉर्मूला ध्यान रखना है, एक फॉर्मूला होता है कि चाल बराबर, फिजिक्स का फॉर्मूला है चाल बराबर दूरी बटे समय। अगर यहां से हमें समय निकालना है, क्या निकालना है, समय, तो देखना समय इधर भाग में है, इधर जाएगा तो गुणा में, और ये चाल इधर गुणा में होगी तो इधर आएगा तो भाग में। मतलब ये अपनी जगह आपस में बदल सकते हैं, क्योंकि ये भाग से इधर जाएगा तो गुणा में, तो चाल गुणा में हो जाएगी, और चाल इधर आएगा तो भाग में। तो चाल बराबर फॉर्मूला हम लिख सकते हैं दूरी बटे समय, बराबर फॉर्मूला लिख सकते हैं दूरी बटे चाल। ये अपने पास मैथ का फिजिक्स का फॉर्मूला है कि चाल बराबर हम लिखते हैं दूरी बटे समय। अगर हमें समय निकालना है तो चाल को भेज दो समय की जगह और समय को भेज दो चाल की जगह, तो समय हो जाएगा दूरी बटे चाल। तो यहां से समय हम क्या लिख सकते हैं, दूरी बटे चाल।
दूरी बटे चाल। इस टाइम को हम लिख सकते हैं t1, दूरी कितनी है अपने पास 480 और चाल कितनी है x किलोमीटर प्रति आवर। तो ये आ गया अपने पास t1 कि पहले अगर इस रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति आवर थी तो इसको 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में समय कितना लगेगा 480 बटे x। अब स्पीड कितनी कम कर रहे हैं हम 8 किलोमीटर प्रति आवर। अब नई स्पीड कितनी है 8 किलोमीटर प्रति आवर, चाल कम होने पर क्या लिख सकते हैं कि जो चाल है वो चाल 8 किलोमीटर प्रति आवर कम होने पर ठीक है, स्पीड को हम 8 किलोमीटर प्रति आवर कम कर दें तब अपने समय क्या हो जाएगा, उस समय हो जाएगा अब अपने पास t2। अब स्पीड हम क्या कर रहे हैं कम कर रहे हैं, लेकिन दूरी तो मैं उतनी की उतनी तय करनी है। पहले भी हम 480 किलोमीटर दूरी तय कर रहे थे, अब भी कितनी दूरी तय कर रहे हैं 480। तो दूरी की जगह तो 480 आएगा, लेकिन चाल है वो हमने कितनी कम की है 8 किलोमीटर प्रति आवर कम की है। तो पहले x थी, अब 8 कम करनी है, अब हो जाएगी x माइनस 8। अब ये समय है t2, ये समय है t1। यहाँ पर स्पीड ज़्यादा है, यहाँ पर स्पीड कम है। स्पीड कम है मतलब टाइम ज़्यादा है, स्पीड ज़्यादा है मतलब टाइम कम है। ये ज़्यादा टाइम है, ये टाइम कम है। तो ज़्यादा टाइम में से अगर कम टाइम घटा दे तो अंतर कितना आना चाहिए, वो अंतर आना चाहिए 3 घंटे। मतलब अपने गैप कितना आ रहा था, अपने गैप आ रहा था 3 घंटे का। मतलब ये टाइम ज़्यादा ले रहा है, ये टाइम कम ले रहा था। अब कितना टाइम अधिक ले रहा है 3 घंटे। मतलब बड़े में से छोटा घटाएं, बड़े में से क्या घटाएं छोटा, तो अपने पास 3 घंटे अंतर आना चाहिए। तो अपने पास यहाँ पर लिख सकते हैं कि t2 माइनस t1 बराबर 3। तो t2 कितना है 480 बटे x माइनस 8, 480 बटे में x माइनस 8। उसके अंदर से t1 घटाना है, t1 कितना है 480 बटे में x और बराबर में कितना आना चाहिए 3। ये अपने पास सवाल में दिया हुआ है कि अगर हम स्पीड कम करते हैं तो टाइम 3 घंटे अधिक लगता है। मतलब इसके अंदर 3 घंटे ज़्यादा है, तो इसके अंदर से अगर ये पहले वाला टाइम घटा दे तो कितना आना चाहिए 3 घंटे ही आएगा, क्योंकि ये टाइम ज़्यादा है, ये टाइम कम है। और टाइम कितना ज़्यादा है 3 घंटे। तो अधिक टाइम में से कम टाइम घटा दिया तो 3 ही आना चाहिए। तो t2 माइनस t1 कितना आ गया अपने पास 3। यहाँ पर x माइनस 8 है, यहाँ पर x है, एलसीएम ले सकते हैं। एलसीएम अपने पास आ जाएगा, दोनों अलग अलग पद हैं तो लिख सकते हैं x माइनस 8 और x, दोनों अलग अलग पद हैं तो दोनों एलसीएम के रूप में लिख लेंगे। x माइनस 8 का भाग देंगे तो x माइनस 8 कैंसिल हो जाएगा, x बचेगा। x का मल्टीप्लाई 480 के साथ करेंगे तो 480 x, फिर माइनस का निशान है तो माइनस, x का भाग देंगे तो x कट हो जाएगा, x माइनस 8 बचेगा। x माइनस 8 का मल्टीप्लाई 480 के साथ x माइनस 8। बराबर में कितना लिखना है, बराबर में लिखना है 3। यहाँ पर अगर इनका भी मल्टीप्लाई कराएं तो ये कितना होगा एक्स स्क्वायर और माइनस का 8x, ऊपर हो जाएगा 480 x माइनस 480 और x का गुणा होगा तो ये हो गया अपने पास 480 x, माइनस 480 का प्लस के माइनस के 8 के साथ, तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा। 480 और 8 का गुणा कराते हैं तो आएगा 0, 8 गुणा 8 64 का 4 80, 6, 8 गुणा 4 32, 32 और 6 38, 38 40 और बटे में कितना आ जाएगा अपने पास x माइनस 8 और x का मल्टीप्लाई, ये अपने पास आ गया x और x का मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर माइनस का 8x बराबर में 3। ये तो यहाँ से अपने पास हो गया कैंसिल, कितना बचा 38 40 बराबर, ऊपर तक केवल 38 40 बचा और ये इधर भाग में है, इधर जाएगा तो गुणा में, तो 3 और पीछे गुणा में क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x। तो ये कितना आया
38 40 बराबर 3 का अंदर मल्टीप्लाई कराएं तो 3 और एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई 3x², 3 और 8x का मल्टीप्लाई माइनस का 24x। ये 38 40 प्लस का है, बराबर के इधर लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा। मतलब यहाँ से इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा अपने पास 3x² माइनस का 24x और 38 40 प्लस का था, इधर आ गया तो माइनस का और बराबर में क्या बच जाएगा 0। ये अपने पास आएगा यहाँ से द्विघात समीकरण। इंपॉर्टेंट सवाल है, थोड़ा समझ के करना है। किस प्रकार से लिख सकते हैं, कहा है कि रेलगाड़ी को दूरी कितनी तय करनी है 480 किलोमीटर। कहा है कि पहले उसकी कोई स्पीड थी, फिर हमने उसकी स्पीड को कम कर दिया। कम कितना किया है 8 किलोमीटर प्रति आवर। अब हमने स्पीड कम की है तो अब हमें पहुंचने में टाइम ज़्यादा लगेगा, हम लेट हो जाएंगे। कितने लेट हो रहे हैं 3 घंटे। मतलब पहले टाइम कम लग रहा था, अब टाइम ज़्यादा लग रहा है। तो पहले हम t1 निकालते हैं, मतलब पहले का टाइम। तो पहले चाल कितनी मानी हमने x। जब चाल x है, दूरी 480 है, तो टाइम कितना लगेगा, फॉर्मूला पता है हमें, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो पहले समय कितना लगा, दूरी थी 480 और चाल कितनी थी x, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 480 बटे x। फिर कहा है कि हमने उसकी स्पीड कम की है। स्पीड कम की है मतलब टाइम बढ़ गया है, मतलब अब t2 निकलेगा तो वो ज़्यादा होगा। t2 है वो t1 से क्या होगा ज़्यादा, और कितना ज़्यादा होगा 3 घंटे। तो हम t2 निकालते हैं तो वहाँ पर अब की बार अपने पास दूरी तो सेम रहेगी 480 किलोमीटर ही, लेकिन चाल के अंदर 8 की कमी होगी क्योंकि स्पीड हमने कितनी कम की है 8 किलोमीटर प्रति आवर। तब t2 अपने पास आया 480 बटे x माइनस 8, यानी ये टाइम ज़्यादा है ये टाइम कम है। तो अधिक टाइम में से कम टाइम घटाना है, अधिक में से कम घटाएंगे तो अपने पास 3 का गैप आना चाहिए। तो t2 में से t1 घटाया तो कितना आया 3। t2 की वैल्यू लिखी, t1 की वैल्यू लिखी और इक्वल में कितना लिखा 3। दोनों के जो हर वाला पद है वो दोनों में अलग था, तो दोनों एलसीएम के रूप में लिखे और यहाँ से इसको हल किया तो अपने पास जो लास्ट में वैल्यू बची द्विघात समीकरण की वो आई 3x² माइनस 24x माइनस 38 40। अगर इसको आप और शॉर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से 3 कॉमन लेकर इसको और छोटा रूप बना सकते हैं। तो ये अपने पास आ गया द्विघात समीकरण। सवाल इंपॉर्टेंट है, अच्छे से इसको समझना है और हल करने की कोशिश करनी है। प्रश्नावली 4.1 के अंदर अपने इतने ही सवाल थे। हमें आशा है आपको ये सभी सवाल अच्छे से समझ में आए होंगे। तो इन सवालों को एक बार आपको खुद से रिपीट भी करना है, इनकी प्रैक्टिस करनी है ताकि भी इन सवालों को आसानी से कर सके। हमें आशा है आपको ये क्लास पसंद आई होगी, तो क्लास को अधिक से अधिक लाइक जरूर करें, अधिक से अधिक शेयर करें